श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, राजस्थान से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्रीमान मुकुल सांगमा जी, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कुंदरिया जी, कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, सचिव श्री एस के पटनायक जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, ये किसान मेला भारत के भाग्य का मेला है। अगर भारत का भाग्य बदलना है तो गांव से बदलने वाला है, किसान से बदलने वाला है और कृषि क्रांति से बदलने वाला है। हम लोग सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी से एक ही प्रकार से किसानी करते आए हैं। बहुत कम किसान है जो नया प्रयोग करते हैं या कुछ नया करने का साहस करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम हमारी किसानी को आधुनिक कैसे बनाएं, टेक्नोलॉजी युक्त कैसे बनाएं, हमारी युवा पीढ़ी जो आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं उन आधुनिक आविष्कारों को खेत तक कैसे पहुंचाए, किसान के घर तक कैसे पहुंचाए। इस किसान मेले के माध्यम से एक प्रशिक्षण का प्रयास है और मुझे खुशी है कि आज कृषि विभाग ने ये कार्यक्रम ऐसा बनाया है कि न सिर्फ यहां बैठे हुए लोग लेकिन पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है इसलिए देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 दिन तक यहां जितनी चर्चाएं होने वाली हैं वो सारी चर्चाएं गांव में बैठा हुआ किसान भी उसको देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। क्योंकि जब तक हम इन बातों को किसान तक पहुंचाएंगे नहीं, किसान में विश्वास पैदा नहीं करेंगे तो वो अगल बगल में जो देखता है वही करता रहता है। और किसान का स्वभाव है, अगर पड़ोसी ने अपने खेत में लाल डिब्बे वाली दवाई डाली तो ये भी जाकर के लाल डिब्बे वाली दवाई लाके डाल देगा। बगल वाले ने पीली दवाई डाल दी तो ये भी पीली दवाई डाल देगा। उसको ऐसा लगता है कि उसने किया तो मैं भी कर लूं। और जो बेचने वाले हैं
उनको तो इसकी चिंता ही नहीं है। कोई भी माल जाओ बेच दो, एक बार बिक्री हो जाए, बाद में कौन पूछने वाला है किसान का क्या हुआ। और इसलिए कृषि क्षेत्र को एक अलग नजरिए से डेवलप करने की दिशा में ये सरकार प्रयास कर रही है। हमारे देश में पहली कृषि क्रांति हुई, वो पहली कृषि क्रांति अधिकतम जहां पानी था उस पानी के भरोसे हुई। लेकिन दूसरी कृषि क्रांति सिर्फ पानी के भरोसे करने से बात पूरी तरह संतोष नहीं देगी। और इसलिए दूसरी कृषि क्रांति विज्ञान के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, आधुनिक आविष्कारों के आधार पर करना आवश्यक हो गया है। पहली कृषि क्रांति हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर, पश्चिमी उत्तर भाग में हुई। पंजाब, हरियाणा इसने नेतृत्व किया। दूसरी कृषि क्रांति उन प्रदेशों में संभावनाएं पड़ी हैं जिस पर अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ये सारे हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका जहां पानी भरपूर है, जमीन की विपुलता है, जमीन उपजाऊ है, लेकिन वो पुराने ढर्रे से सब जुड़ा हुआ है। और इसलिए इस सरकार का प्रयास है कि भारत के पूर्वी इलाके से एक दूसरी कृषि क्रांति कैसे हो, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। भारत की आर्थिक धारा भी गांव की धुरा से जुड़ी हुई है। अगर गांव के गरीब व्यक्ति के द्वारा अगर आज वो 5,000 रुपया का माल बाजार से खरीदता है साल में, और अगर अगली बार 10,000 का खरीदता है, तो इकोनॉमी को ताकत देता है, देश आगे बढ़ता है। और ये अगर करना है तो गांव के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, उनका परचेजिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। और वो परचेजिंग पावर तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि गांव आर्थिक रूप से गतिशील न हो, गांव में आर्थिक गतिविधि का कारोबार न हो, तो ये संभव नहीं है। और इसलिए आपने इस बार देखा होगा चारों तरफ इस सरकार के बजट की तारीफ ही तारीफ हो रही है। कुछ लोग मौन है क्योंकि उनके लिए तारीफ करना मुश्किल है, लेकिन विरोध में बोलने के लिए कुछ है नहीं। पहली बार जिन जिन लोगों ने इस विषय के ज्ञाता उन्होंने लिखा है कि एक बड़े लंबे अरसे के बाद एक ऐसा बजट आया है
जो पूरी तरह गांव, गरीब और किसान को समर्पित किया गया है। और ये काम इसलिए किया है, अगर भारत को आर्थिक संपन्न बनना है, आने वाले 25-30 साल तक लगातार आगे बढ़ना है, रुकना ही नहीं है, तो वो जगह सिर्फ गांव है, गरीब है, किसान है, वहीं से होने वाला है। हमारा एक सपना है, लेकिन वो सपना मेरा होगा उससे बात बनेगी नहीं। वो सपना सिर्फ दिल्ली सरकार का होगा तो बात बनेगी नहीं। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारे किसान भाई बहन हो, हम सबका मिला जुला सपना होना चाहिए। हम सबकी जिम्मेवारी वाला सपना होना चाहिए। और वो सपना है 2022, 6 साल बाकी है, जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, क्या हम हमारे देश के किसानों की आय 2 गुना कर सकते हैं क्या? किसानों की आय डबल कर सकते हैं क्या? अगर एक बार किसान, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये मिलकर के तय कर ले तो काम मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों बहनों। कुछ लोगों को लगता है कि ये मुश्किल काम है। मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं हो सकती। कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब तक हमने देश को आगे बढ़ाने में कृषि उत्पादन के ग्रोथ को ही केंद्र में रखा है। हम कृषि उत्पादन के ग्रोथ तक सीमित रह करके किसान का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हमने किसान का कल्याण करना है तो हमने और 50 चीजें उसके साथ जोड़नी होगी, और तब जाकर के 2022 का सपना हम पूरा कर सकते हैं। अब हम ये सोचें कि हमारी धरती माता बेचारी बोलती नहीं है, पीड़ा है तो रोती नहीं है, आप उस पर जितने जुल्म करो वो सहती रहती है। अगर हम धरती मां की आवाज नहीं सुनेंगे तो धरती मां भी हमारी आवाज नहीं सुनेगी। अगर हम धरती माता की पीड़ा महसूस नहीं करेंगे तो धरती मां भी हमारी पीड़ा कभी महसूस नहीं करेगी। और इसलिए हम सबका सबसे पहला दायित्व है कि हम हमारी धरती माता की पीड़ा को समझे। हमने कितने जुल्म किए हैं उस पर, न जाने कैसे कैसे केमिकलों से उसको नहला दिया, न जाने कैसी कैसी दवाइयां पिलाई उसको, न जाने कितने कितने जुल्म किए हैं उस पर। अगर हम भी बीमार हो जाते हैं ना, तो अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि बेटा बहुत दवाइयां मत खाओ और ज्यादा बीमार हो जाओगे। डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई ठीक है, बीमार हो, दवाई की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 गोली की जगह 10 गोली खा जाओगे ठीक हो जाओगे। जो हमारे शरीर का हाल है, वही हाल
ये हमारी धरती माता का भी है। और इसलिए हम कभी कम से कम देखें तो सही कि हमारी धरती माता की तबीयत कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं है। क्या कारण है कि हम फसल बोते हैं लेकिन जितनी मेहनत करते हैं उतना मिलता नहीं है? मां रूठी क्यों है? और इसलिए आपकी मदद से एक बड़ा अभियान पूरा करना है, वो है सॉइल हेल्थ कार्ड। हमारी जमीन की तबीयत कैसी है, उसकी परत कैसी है, उसके अंदर ताकत कौन सी है, उसके अंदर कमियां कौन सी है, उसके अंदर बीमारियां कौन सी है, ये हमने जांच करवानी चाहिए और ये रेगुलर करवानी चाहिए। ये कोई महंगा काम नहीं है, सरकार आपकी मदद कर रही है। और जांच करवा ली, रिपोर्ट आ गया, लेकिन हम उस रिपोर्ट को एक खाते में डाल के कागज पड़ा रहे, फायदा नहीं होगा। अगर कोई इंसान बीमार रहता है, लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट करवाया और पता चला कि डायबिटीज है, वो आकर के कागज घर में रख दे और खाता है, जैसे ही खाए, मिठाई मिले खाता रहे, जितना मिले उतना खाता रहे, तो क्या डायबिटीज उसको जाएगा? क्या बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मौत निश्चित हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा हमें जमीन की जो कमियां नजर आई हैं, जमीन की जो ताकत ध्यान में आई है, जमीन की जो बीमारियां ध्यान में आई हैं, उसके अनुसार हमने खेती करनी चाहिए, तो आपकी आधी समस्याएं तो वहीं सुलझ जाएगी। मैं दावे से कहता हूं मेरे किसान भाइयों बहनों, आपकी आधे प्रश्न अगर जमीन की ठीक देखभाल कर दी तो आपके आधे समस्या वहीं सुलझ जाएगी। और एक बार धरती माता का ख्याल रखोगे ना, तो धरती माता आपका तो 4 गुना ज्यादा ख्याल रखेगा। कभी आपको पीछे मुड़कर के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है पानी। किसान का स्वभाव है, अगर उसको पानी मिल जाए तो वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया है। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। आपको हैरानी होगी, मैं जरा हिसाब लगा रहा था कि हमारे किसान को पानी पहुंचाने की इतनी योजनाएं बनी, हाल क्या है। मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, हम कुछ भी करते हैं तो हमारे कुछ विरोधी ये कहते हैं ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारे जमाने का है। उनके जमाने का हाल क्या है मैं बताता हूं किसानों को। मैंने करीब 90 प्रोजेक्ट ऐसे खोज के निकाले कि जहां पानी तो भरा पड़ा है, लेकिन किसान को पानी पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब मुझे बताइए भैया, अगर कहीं पानी भरा पड़ा है, डैम बना है, हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है, लेकिन अगर किसान के खेत तक पानी ले जाने का प्रबंध नहीं है, तो वो पानी सिर्फ दर्शन करने के सिवाय किसी काम का आएगा क्या? हमने 90 ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और उस पर बड़ा जोर लगाया है कि वो पानी किसान तक पहुंचे, जितनी उसकी कैपेसिटी है, पानी कैसे पहुंचे, काम लगाया है। जब ये काम पूरा कर लेंगे, करीब 80 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा भाइयों बहनों। और पानी पहुंचेगा तो वो जमीन कितना कुछ देगी, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं,
मनरेगा, बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। जहां हमारे छोटे छोटे पर्वतीय इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, जहां 3 या 4 पहाड़ इकट्ठे होते हैं, वहां अगर थोड़ी सी खुदाई कर दें तो बहुत बड़े तालाब बनने की संभावना हो जाती है। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कहा है, जंगलों को बचाना है तो वहां छोटे छोटे तालाब का काम किया जाए, ताकि पानी होगा तो हमारे जंगल भी बचेंगे, जंगल होंगे तो वर्षा बढ़ेगी, वर्षा बढ़ेगी तो हमारे जमीन में पानी ऊपर आएगा, जो 12 महीना मेरे किसान को फायदा करेगा। हम गांव-गांव इस गर्मी के दिनों में पानी बचाने के साधन कैसे तैयार करें, और जितना ज्यादा पानी बचाने का प्रयास करेंगे, पहली बारिश में ये सब भर जाएगा, और फिर कभी बारिश इधर उधर हो गई तो भी वो पानी हमारी खेती को बचा लेगा। उसी प्रकार से जितना महात्म्य जल संचय का है, उतना ही महात्म्य जल सिंचन का है। पानी ये परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है, इसको बर्बाद करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एक एक बूंद का पानी का उपयोग होना चाहिए, और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से फसल ज्यादा पैदा हो, उस पर काम करना है। हम माइक्रो इरिगेशन में जाएं, हम ड्रिप इरिगेशन में जाएं, हम छोटे छोटे पंप लगा करके पानी पहुंचाने के लिए प्रबंध करें, लिक्विड फर्टिलाइजर दे। आप देखिए मेहनत कम हो जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा और उत्पादन बढ़ जाएगा। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि शुगर में भी बहुत पानी चाहिए, जमाना चला गया। अब तो माइक्रो इरिगेशन से शुगर भी हो सकता है, पैडी भी हो सकता है। और इसलिए जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं कि अगर पूरा लचा लबालब पानी से खेत भरा होगा तभी फसल होगी, ऐसी जरूरत नहीं है। अब विज्ञान बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, आप आराम से बदलाव करके कर सकते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों, किसान भाइयों बहनों, ये हमारी रोजमर्रा के काम है। इस पर अगर हम ध्यान देंगे, हम हमारे खर्च को कम कर पाएंगे और हमारी आय को बढ़ा पाएंगे, और उसी से किसान का कल्याण होने वाला है। हमारे यहां फसल के लिए मार्केट, ये 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर भारत सरकार एक ई प्लेटफॉर्म शुरू कर रही है, ताकि किसान को अपना माल कहां बेचना, सबसे ज्यादा दाम कहां मिलते हैं, वो अपने मोबाइल फोन पर देख सकता है कि मुझे मेरा माल किस मंडी में कैसे बेचना, और उसके कारण उसको दाम ज्यादा मिलेंगे। आज किसान बेचारा अगर गांव से निकला, 2 बजे अगर बाजार मंडी में पहुंचा, मंडी वाले चले गए, वो अपना माल बेच नहीं पाता। अगर वो सब्जी वगैरह लेकर आया है तो वहीं छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि कोई खरीदार नहीं होता है। अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग करेंगे, और आज मैंने अभी एक किसान सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फोन पर आज के आधुनिक विज्ञान डिजिटल के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की जानकारी
वो पा सकता है। वेदर का रिपोर्ट ले सकता है, मार्केट का रिपोर्ट ले सकता है, बाजार में कहां पर बीज अच्छा मिलता है ले सकता है, कृषि के कौन वैज्ञानिक है, किसका संपर्क करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपकी हथेली में देने का प्रयास किया है। अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो मेरे किसान को आज जो अकेलापन महसूस होता है, उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, ये सरकार कंधे से कंधा मिला करके किसान के सुख दुख का साथी है और हम आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बदलाव लाना है, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। उसी प्रकार से अब समय की मांग है कि हम मूल्य वृद्धि करें, वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें। जितना ज्यादा फूड प्रोसेसिंग होगा उतना ही ज्यादा हमारे किसान की आय बढ़ने वाली है। जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे उतनी कमाई बढ़ने वाली है। अगर आप दूध बेचते हैं कम पैसा मिलता है, लेकिन अगर दूध का मावा बना करके बेचते हैं ज्यादा पैसा मिलता है। दूध में से घी बना करके बेचते हैं ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप कच्चा आम बेचते हैं कम पैसा मिलता है, लेकिन अगर कच्चे आम का अचार बना करके बेचे तो ज्यादा पैसा मिलता है। आप हरी मिर्ची बेचे कम पैसा मिलता है, लेकिन लाल होकर के पाउडर बना करके पैकिंग करके बेचे ज्यादा पैसा मिलता है। हमारे किसान की आय बढ़ाने का ये एक उत्तम से उत्तम मार्ग है कि हम फूड प्रोसेसिंग को बल दें। और फूड प्रोसेसिंग के लिए भारत जैसे देश में कोई दुनिया की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत ऐसा नहीं है। हमारे यहां आमतौर पर इन चीजों को करने का स्वभाव बना हुआ है, उसको बल देने की जरूरत है। और गांव मिलकर के करेगा तो बहुत बड़ी ऊंचाई पर चला जा सकता है गांव। और आज हमने देखा है कि ऐसी चीजों ने अपनी जगह बना ली। आज दुनिया के अंदर मुझे अभी गल्फ कंट्रीज के अमीरात के क्राउन प्रिंस यहां आए थे यूएई से। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने हमारा कहा कि हमारा जो गल्फ कंट्रीज है, पेट्रोलियम के तो पैसे बहुत है हमारे पास, लेकिन हमारे पास पेट भरने के लिए, खेती के लिए कोई संभावना नहीं है। हमारी जमीन रेगिस्तान है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हमें आने वाले दिनों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारा पेट भरने के लिए भारत से ही अन्न मंगवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान का किसान जो पैदा करेगा, दुनिया के बाजार में जाने की संभावनाएं बढ़ रही है। एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है। हम अगर अपनी व्यवस्थाओं को उस स्टैंडर्ड की बना दें तो दुनिया हमारी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा। इन दिनों होलिस्टिक हेल्थ केयर हर किसी को लगता है आप भले तो जग भला, और इसलिए लोग ऑर्गेनिक खाना खाना पसंद करते हैं। केमिकल से आया हुआ उनको खाना नहीं है। आम भी बिकती तो पूछते हैं कि ऑर्गेनिक है, चावल भी लाए तो पूछते हैं ऑर्गेनिक है, गेहूं लाए तो बोले पूछते हैं ऑर्गेनिक है। वो कहता है साहब पैसा डबल होगा, वो बोले डबल ले लो भाई, दवाई खाने से ज्यादा अच्छा है कि महंगा चावल खा लो, लेकिन दवाई खाने के लिए मुझे केमिकल वाला नहीं खाना। लोग सोच रहे हैं कि दवाई में जो पैसे जाते हैं उससे बजाय वो पैसे अगर ऑर्गेनिक चीजों को खाने में जाते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खर्चा भी कम होने लगेगा। लेकिन ये तब संभव होगा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर प्रयास करें, हम कोशिश करें। आज मैं सिक्किम प्रदेश को बधाई देता हूं। पहाड़ों में 2003 से उन्होंने एक मेहनत चालू की, 2003 से, और 10 साल के भीतर भीतर सिक्किम के पूरे प्रदेश को
उन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया। आज वहां केमिकल फर्टिलाइजर का नामो निशान नहीं है और उनका उत्पादन बढ़ा है। दवाइयां डालनी नहीं पड़ती है, जमीन में सुधार आया। पहले जो जमीन जितना देती थी वो जमीन आज 2 गुना 3 गुना देने लग गई है और उनका बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केटिंग हो रहा है। क्या हमारे देश में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दे सकते हैं? ये तरीके हैं जो हमने आधुनिक कृषि की तरफ जाना है। मैं किसानों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। हमारी किसानी को 3 हिस्सों में बांटना ये अनिवार्य हो गया है। आज हम हमारी किसानी एक ही खंभे पर चलाते हैं और उसका कारण जिस समय आंधी आ जाए वो खंभा हिल जाए, ओले गिर जाए वो खंभा गिर जाए, बहुत बड़ी बारिश आ जाए वो खंभा गया तो पूरी साल बर्बाद हो जाती है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर 3 खंभों पर हमारी किसानी खड़ी होगी तो आफत आएगी तो एकाध खंभा गिरेगा, 2 खंभे पर तो हमारी जिंदगी टिक पाएगी भाई। और इसलिए 3 खंभे कौन से हैं जिस पर हमने किसानी करनी चाहिए? 1/3 हम जो रेगुलर खेती करते हैं, वो जो भी करते हो, मक्का हो, धान हो, फल हो, फूल हो, सब्जी हो, जो करते हैं वो करें। 1/3 ताकत जहां आपके खेत की सीमा पूरी होती है, जहां बाउंड्री पर आप बाड़ लगाते हैं बड़ी बड़ी, 1-1, 2-2 मीटर जमीन बर्बाद करते हैं, इधर वाला भी जमीन बर्बाद करता है, उधर वाला भी जमीन बर्बाद करता है, दोनों पड़ोसी बीच में जमीन बर्बाद करते हैं। क्या हम वहां पर टिम्बर की खेती कर सकते हैं क्या? ऐसे पेड़ उगाएं जिससे फर्नीचर बनता है, मकान बनाने में काम आता है, ऐसे वृक्षों की खेती करें, ऐसे पेड़ लगाएं। 15-20 साल में घर में बेटी शादी करने योग्य हो जाएगी, ये एक पेड़ काट दोगे बेटी की शादी हो जाएगी। आज हिंदुस्तान बहुत बड़ी मात्रा में टिम्बर इंपोर्ट करता है, विदेशों में पैसा जाता है हमारा। अगर हमारा किसान तय कर ले कि खेत के किनारे पर जो जमीन आज बर्बाद होकर पड़ी है, सिर्फ डिमार्केशन के लिए पड़ोसी ले जाए इसलिए बाड़ लगा करके बैठे, 2-2, 3-3 मीटर खराब हो रही है जमीन। आप देखिए कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है एनिमल हस्बेंड्री। दूध के लिए कुछ करें, अंडों के लिए पोल्ट्री फार्म करें, मधुमक्खी का पालन करें, मधु का निर्माण करें, शहद का निर्माण करें। इसके लिए अलग ताकत नहीं लगती है, सहज रूप से साथ साथ चलता है और ये भी बहुत बड़ा ताकत देने वाला काम है। और मैं चाहूंगा भारत जो कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रति पशु जितना दूध उत्पादन होना चाहिए वो अभी हमें पार करना बाकी है। और इसलिए हमारे पशु की दूध की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े उस पर हमने बल देना है। पशु को आहार मिले उस आहार के लिए अलग से प्रबंध करना है। पशु को आरोग्य की सुविधाएं मिले उस पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारे पशु की नस्ल बदले इसके लिए सरकार बड़ा मिशन लेके काम कर रही है। ऐसे अनेक प्रयास हैं जिन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम हमारे पशुधन की ताकत को बढ़ा सकते हैं, उससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आज शहद, दुनिया में शहद का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत का किसान शहद के उत्पादन में बहुत कम संख्या में है और शहद ऐसा है कभी खराब नहीं होता, सालों तक घर में रहे, घर में भी काम आता है, बेचने की भी काम आता है, दवाइयों में भी बिकता है। और एक खेत के कोने में
हमारे घर के ही कोई व्यक्ति उसको संभाले तो काम चल जाता है। इन 3 खंभों पर अगर हम हमारी किसानी को आगे बढ़ाएंगे तो किसान को प्राकृतिक आपदा के कारण संकट आने के बावजूद भी बचने का रास्ता निकल आ सकता है, बर्बाद होने से बच सकता है। और इसके लिए सरकार की योजनाएं हैं। इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेरे किसान भाइयों के बहनों के चरणों में मैंने रखी है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये सिर्फ कागजी योजना नहीं है, एक किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ काम है। और मैंने बड़ी भक्ति के साथ मेरे किसानों की भक्ति करने के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के मैं आपके पास आया। बड़ा विचार विमर्श किया है, मैंने किसानों से सवाल मशवरा किया है, अर्थशास्त्रियों से किया है, सरकारों से किया है, बीमा कंपनियों से किया है, और तब जाकर के योजना बनी है। हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फसल बीमा योजना चालू की थी। बाद में दूसरी सरकार आई, उसने थोड़ा उसमें इधर उधर कर दिया। मुसीबत यह आई कि किसान का फसल बीमा में से विश्वास ही उठ गया। उसको लगता है ये पैसे ले तो जाते हैं लेकिन मुसीबत के समय आते नहीं है। किसान की शिकायत सच्ची है। मैंने उन सारी शिकायतों को ध्यान में रख करके योजना बनाई है। और ये पहली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी है कि जिसमें प्रीमियम कम से कम है और सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब तक हमारे देश में 100 किसान हो तो 20 किसान से ज्यादा फसल बीमा कोई लेता ही नहीं था, और धीरे धीरे वो भी कम हो रहे थे। कम से कम इतना तो तय करें कि 1-2 साल में गांव के आधे किसान फसल बीमा योजना ले लें। इतना हम कर सकते हैं क्या? अब टेक्नोलॉजी का उपयोग होने वाला है कि प्राकृतिक आपदा आई तो क्या नुकसान हुआ, कहां नुकसान हुआ, तुरंत हिसाब लगाया जाएगा और तुरंत पैसे मुहैया कराने की व्यवस्था ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है। अब 2-2, 3-3 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। और एक महत्वपूर्ण काम है, पहले ओले गिर गए, आंधी आ गई, नुकसान हो गया, उसका तो हिसाब रहता था। लेकिन फसल काटने के बाद खेत में अगर उसका ढेर पड़ा है और अचानक आंधी आई, बारिश आई, ओले गिर गए, बर्बाद हो गया, तो सरकार कहती थी नहीं भाई ये फसल बीमा में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारी कटाई हो गई है, तुम घर नहीं ले गए इसलिए खराब हुआ, तुमको ले जाना था। इस सरकार ने एक ऐसा फसल बीमा योजना लाए हैं कि कटाई के बाद अगर 14 दिन तक खेत के अंदर अपना पड़ा है सामान और अगर बारिश आ गई तो उसका भी बीमा मिलेगा, यहां तक निर्णय किया गया है। और एक निर्णय किया है कि मान लीजिए आपने सोचा कि जून महीने में बारिश आने वाली है, सारा खेत तैयार करके रखा, बीज ला करके रखे, मेहनत करने के लिए जो भी करना पड़े सब करके रखा, लेकिन जून महीने में बारिश आई नहीं, जुलाई महीने में बारिश आई नहीं, अगस्त महीने में बारिश आई नहीं। अब आपका क्या होगा भाई? जब बारिश ही नहीं आई तो फसल खराब होने का सवाल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने बोया ही नहीं है। अब तक बोया ही नहीं है तो फसल हुई नहीं, फसल हुई नहीं तो फसल बर्बाद हुई नहीं, और फिर बीमा वाले कह देते अब तुम्हारी छुट्टी, कुछ नहीं मिलेगा। इस सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है कि अगर आपके इलाके में बारिश नहीं आई, आप बोना संभव ही नहीं हुआ, तो भी आपको 25% पैसे
मिल जाएंगे ताकि आपका साल बर्बाद न हो जाए। ये काम हमने सोचा। भाइयों बहनों, किसान के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी एक एक बारीक चीज पर हमने ध्यान दिया है। अगर हमारे यहां पहले कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो 50% अगर नुकसान होता था तब पैसे मिलते थे, और वो भी एक पूरे इलाके में 50% हिसाब बैठना चाहिए। हमने ये सब निकाल दिया और हमने कहा अगर 33% भी हुआ तो भी उसको मुआवजा दिया जाएगा। आजादी से अब तक सभी सरकारों में ये विषय की चर्चा हुई, हर किसानों ने मांग की, लेकिन किसी सरकार ने इसको किया नहीं था। हमने इसको कर दिया। भाइयों बहनों, प्राकृतिक आपदा में किसान को मदद कैसे मिले, इसके सारे नॉर्म्स बदल दिए हैं, सारी परंपराएं निकाल दी है और किसान को विश्वास दिलाया है। और दूसरा ये भी किया है कि जनधन अकाउंट खोलो, मदद सीधी आपके खाते में जाएगी, कोई बिचौलिए के पैर आपको पकड़ने नहीं पड़ेंगे। हम सब जानते हैं यूरिया के लिए क्या क्या होता था। रात रात कतार में किसान खड़ा रहता था, कल यूरिया आने वाला है, और यूरिया की कालेबाजारी होती थी। कहीं कहीं पर यूरिया लेने के लिए लोग किसान आते थे, लाठीचार्ज होता था। और मेरा तो अनुभव है, मैं प्रधानमंत्री बनकर के बैठा तो पहले 3, 4, 5 महीने सारे मुख्यमंत्रियों की एक ही चिट्ठी आती थी कि हमारे प्रदेश में यूरिया कम है, यूरिया भेजो, यूरिया भेजो, यूरिया भेजो। भारत सरकार यूरिया क्यों देती नहीं है? जो हमारे विरोधी लोग थे वो बयान भी देते थे, अखबारों में भी छपता था कि मोदी सरकार यूरिया नहीं देती है। पिछले दिनों यूरिया पर इतना काम किया कि गत वर्ष मुझे एक भी मुख्यमंत्री ने यूरिया की कमी है ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी। पूरे देश में कहीं पर भी यूरिया को लेकर के लाठीचार्ज नहीं हुआ है। कहीं पर किसान को मुसीबत झेलनी नहीं पड़ी। और अब तो और कुछ किया है, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया है। ये नीम कोटिंग क्या है? ये जो नीम के पेड़ होते हैं उसकी जो फली होती है उसका तेल यूरिया पर लगाया गया है। उसके कारण जमीन को ताकत मिलेगी। अगर आज आप 10 किलो यूरिया उपयोग करते हैं, नीम कोटिंग है तो 6 किलो 7 किलो में चल जाएगा, 3 किलो 4 किलो का पैसा बच जाएगा। ये किसान की इनकम में काम आएगा। किसान की इनकम डबल कैसे होगी? ऐसे होगी। नीम कोटिंग का यूरिया, और इसे एक और फायदा है, जहां जहां नीम के पेड़ है वहां अगर लोग फली इकट्ठी करेंगे तो उस फली का बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यूरिया बनाने वालों को नीम कोटिंग के लिए चाहिएगा। क्योंकि भारत सरकार ने 100% यूरिया नीम कोटिंग कंपलसरी कर दिया है। इसका दूसरा परिणाम यह होगा, पहले क्या होता था, यूरिया सारा लिखा जाता था तो किसान के नाम पर सरकार के दफ्तर में लिखा जाता था कि किसान को यूरिया की सब्सिडी में इतने 1000 करोड़ गए। लेकिन क्या सचमुच में वो किसान के लिए जाते थे? क्या सब्सिडी जाती थी, यूरिया के लिए जाती थी, लेकिन यूरिया किसान तक नहीं पहुंचता था, वो केमिकल के कारखाने में पहुंच जाता था, क्योंकि उसको सस्ता माल मिलता था, वो उस पर काम करता था और उसमें से वो दवा चीजें बना करके बाजार में बेचता था और उसको हजारों लाखों रुपए की कमाई हो जाती थी। अब नीम कोटिंग के कारण 1 ग्राम यूरिया भी किसी केमिकल फैक्ट्री को काम नहीं आएगा।
चोरी गई, बेईमानी गई और किसान को जो चाहिए था वो किसान को पहुंच गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मेरे किसान भाइयों बहनों कि अब हमें आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। हमने प्रयोग करने की हिम्मत दिखानी है। आज सब कुछ विज्ञान मौजूद है। आज जो सरकार ने इनिशिएटिव लिए वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मैं खास करके युवा किसानों को निमंत्रण देता हूं, आप आइए, मेरी बात पर गौर कीजिए, भारत सरकार की नई योजनाओं को लेकर के आगे बढ़िए और आप मैं विश्वास दिलाता हूं भारत का ग्रामीण जीवन, भारत के ग्रामीण गरीब का जीवन, भारत के किसान का जीवन हम बदल सकते हैं और उस काम के लिए मुझे आपका साथ और सहयोग चाहिए। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा मोहन सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये कृषि मेला के द्वारा आने वाले दिनों में सभी किसान उसका फायदा उठाएं, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।